वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे अमीनो एसिड। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा, अमीनो एसिड से प्रोटीन के सिंथेसिस के बारे में पढ़ा। आज हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, किस किस तरीके से हम प्रोटीन्स को कैटेगराइज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन किसी भी एनिमल या किसी प्लांट के किसी भी टिश्यू का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है। यानी किसी भी एनिमल में, किसी भी क्रिएचर में, चाहे वो प्लांट्स है या फिर एनिमल है, हर एक के अंदर प्रोटीन अवेलेबल होता है। अब प्रोटीन को हम डिफरेंट डिफरेंट वेज में क्लासिफाई करते हैं। एक क्लासिफिकेशन है 3D स्ट्रक्चर के बेसिस पे, यानी प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर किस तरीके का है, हम उस बेसिस पे उसको कैटेगराइज करते हैं। दूसरा कि अगर हम उसको हाइड्रोलाइज करें तो हाइड्रोलाइज करने पे क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है, क्या क्या हमारे जो प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो हमें अलग अलग मिलते हैं, उनके बेसिस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं 3D स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की। अकॉर्डिंग टू 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक है फाइब्रस और दूसरा है ग्लोबुलर। जो फाइब्रस जो प्रोटीन है उनका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे जैसे धागे होते हैं ना, एक धागा दूसरा धागा, इस तरह बहुत सारे धागे, बहुत सारे फाइबर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ साथ लॉन्ग चेन बनाते हैं। अब जो ये डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स हैं, इन दो के आपस के बीच में क्या होता है, एच बॉन्डिंग होती है, यानी नेबरिंग चेन में क्या होती है, एच बॉन्डिंग होती है। और ये वाटर में इंसोल्युबल होते हैं जनरली, और पीएच और टेम्परेचर पे ये सेंसिटिव नहीं होते, स्टेबल रहते हैं। थोड़ा बहुत पीएच में चेंज करवाओ, यानी एसिडिक के बेसिक कंडीशन में, या फिर टेम्परेचर थोड़ा बहुत वेरी करवाया जाए तो ये स्टेबल रहते हैं, डीनेचुरलाइज नहीं होते। दूसरे होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ना होके एक ग्लोब्यूल होते हैं, यानी कि स्फेरिकल या एलिप्सोइडल कोई शेप बना लेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और उनके बीच में क्या होगा, एच बॉन्डिंग तो होगी क्योंकि सीओ और एनएच बॉन्ड है, साथ ही साथ उनके अंदर क्या रहता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी रहता है। अब ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। दूसरा, ये पीएच और टेम्परेचर पे बहुत सेंसिटिव होते हैं। थोड़ा बहुत पीएच में चेंज या फिर टेम्परेचर में चेंज इनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको चेंज कर सकता है, इनको अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं कि हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के बेसिस पे कौन से टाइप हैं प्रोटीन के। पहला है सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन वो होते हैं जिनको अगर हाइड्रोलाइज कर दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड यूनिट आपको मिलेंगी, इसके अलावा कोई और मॉलिक्यूल आपको नहीं मिलेगा। तो इसके जो एग्जांपल है एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन है। वो कब हो सकता है, जो आपका प्रोटीन है उसके अंदर सिर्फ अमीनो एसिड यूनिट एक दूसरे से जुड़ी हो, बाकी और कोई चीज उसके साथ, कोई और मॉलिक्यूल उसके साथ, कोई और ग्रुप उसके साथ ना जुड़ा हो। दूसरा होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ये वो प्रोटीन है जिनको अगर आप हाइड्रोलाइज करो तो अमीनो एसिड के साथ साथ और दूसरे मॉलिक्यूल जैसे न्यूक्लिक एसिड या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ये आपको मिलते हैं। ये ऐसा क्यों मिलते हैं, ये इसकी वजह है कि जो आपका प्रोटीन है उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड के साथ साथ ये जुड़े हुए होते हैं। जब वो उनसे जुड़े हुए होते हैं, हाइड्रोलाइज करने पे उससे सेपरेट आउट हो जाते हैं और वो अलग अलग आपको मिलते हैं। एक तीसरा जो टाइप है वो है डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन वो होते हैं जो बेसिकली सिंपल या फिर कंजुगेटेड प्रोटीन होते हैं, बस इनको फिजिकल या केमिकल मेथड से थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो ऐसे प्रोटीन को क्या बोलेंगे, डिराइव्ड प्रोटीन। और इनका बेसिक एग्जांपल है डीनेचर्ड प्रोटीन। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमें जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम क्या क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं उस प्रोटीन के बारे में, वो बताता है हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। अगर हम उस प्रोटीन के अंदर जो सीक्वेंसिंग है अमीनो एसिड की, यानी कौन से अमीनो एसिड और किसके साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, पहले कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, अगर हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है तो हम कहेंगे हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर का पता है। अगर हम उसी प्राइमरी स्ट्रक्चर का पता है जिस प्रोटीन का, उस प्रोटीन को अगर की हम बात करें कि वो स्पेस में कैसे ओरिएंटेड है, कि वो हेलिक्स बनाएगा या प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएगा, प्लेटेड शीट बनाएगा, तो उसका अगर हमें पता है तो हम बात कर रहे हैं किसकी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो बार बार रिपीट हुआ, कभी कहीं हेलिक्स आ गया, कभी कोई प्लेटेड शीट आ गई, फिर हेलिक्स आ गया, फिर हेलिक्स आ गया। इस तरीके से जो स्पेस में टोटल ओरिएंटेशन होगी उस पूरी पेप्टाइड चेन की, उस ओरिएंटेशन की, और उस पेप्टाइड चेन के इन बिटवीन कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनकी अगर मैं बात करूं, एच बॉन्डिंग है या कुछ और है, उसकी अगर मैं बात करूं तो क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब
बात करूं अगर मैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है कि जो आपका डिफरेंट डिफरेंट पेप्टाइड चेन है जिनका आपको टर्शरी स्ट्रक्चर पता है, अगर वो सारी कंबाइन कर दी जाएं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएं प्रोटीन का, उस प्रोटीन की जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह होगी, उन सबको डिस्क्राइब अगर हम करते हैं तो वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 2 अल्फा और 2 बीटा प्रोटीन यूनिट क्या होती हैं, जुड़ी होती है। टोटल 4 हीम ग्रुप क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और उससे क्या बनता है आपका एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बना होता है। अब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मैं उनको डिस्क्राइब करूं तो क्या बता रहा हूं मैं, हीमोग्लोबिन की क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बता रहा हूं। और अगर मुझे प्राइमरी की बात करनी है तो उसमें कौन से अमीनो एसिड और क्या उनकी सीक्वेंसिंग है उनकी बात करनी होगी। तो ये तो थी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है उसके अंदर आपको बात करनी होती है कि ये सीक्वेंस क्या है। अब अमीनो एसिड का सीक्वेंस अगर आपको देखना है तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन सा अमीनो एसिड, फिर कौन सा, फिर कौन सा, इस तरीके से लॉन्ग चेन का। अब इसके लिए जो मेथड है वो है एंड ग्रुप एनालिसिस, यानी आप प्रोटीन चेन का एक एंड पकड़ लो, एक कोना पकड़ लो, एक सिरा पकड़ लो, और उस सिरे से आप क्या करो, एनालाइज करना स्टार्ट करो। पहले पहला अमीनो एसिड, फिर उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। इस तरीके से आप क्या करो, पूरे को एनालाइज कर जाओ, दूसरे टर्मिनल तक, दूसरे एंड तक पहुंच जाओ। तो एंड ग्रुप एनालिसिस के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि एक जो पेप्टाइड चेन है, पेप्टाइड चेन के 2 एंड होते हैं, एक होता है एन टर्मिनल और दूसरा सी टर्मिनल। जिस साइड उस पूरी पेप्टाइड चेन का लास्ट वाला अमीन ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप होगा, उसको बोलोगे एन टर्मिनल, और उससे बिल्कुल अपोजिट जो टर्मिनल होगा जिसपे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सी टर्मिनल। जो यहाँ पे आप देख रहे हो ग्लाइसिन का यहाँ पे एन टर्मिनल है और एस्पार्टिक एसिड का सी टर्मिनल इस पूरी पेप्टाइड चेन के लिए है। अब एंड ग्रुप एनालिसिस करना है, एक एन टर्मिनल एक सी टर्मिनल है, तो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल के लिए मेथड भी अलग अलग हैं कि आप कैसे कैसे इनको एनालाइज करो। मान लिया आप एन टर्मिनल को पकड़ लिया, एन टर्मिनल से आपने एनालाइज करना स्टार्ट किया, पहला अमीनो एसिड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, उसको बोलूंगा मैं एन टर्मिनल एनालिसिस। और अगर मैं यही काम करता हूं सी टर्मिनल को पकड़ के, तो सी टर्मिनल का पहला अमीनो एसिड एनालाइज कर लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से सी टर्मिनल की तरफ जा रहा हूं, तो उसको बोलूंगा मैं सी टर्मिनल एनालिसिस। तो पहले बात करते हैं एन टर्मिनल एनालिसिस की। एन टर्मिनल एनालिसिस का एक मेथड है संगर मेथड। बात करते हैं संगर मेथड की। संगर मेथड में क्या करते हैं, डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं उस पेप्टाइड चेन के साथ। पेप्टाइड चेन का जो एन टर्मिनल है वो क्या करता है, रिएक्शन करता है किससे, डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन से। और यहां से क्या होता है, हाइड्रोजन यहां से और फ्लोरीन यहां से HF निकल जाता है, और जो नाइट्रोजन है वो किससे बॉन्ड बना लेता है, इस डाइनाइट्रोफिनाइल ग्रुप से। अब जो डाइनाइट्रोफिनाइल ग्रुप से इसने बॉन्ड बना लिया है, इस मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करवाते हैं एसिड की प्रेजेंस में। अब एसिड प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करवाने से क्या होता है, जो जितने भी अमीनो एसिड यूनिट इसमें जुड़ी हुई हैं वो सारी का जो एमाइड या फिर मैं कहूं पेप्टाइड लिंकेज है, पेप्टाइड लिंक क्या होता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। जैसे ही पेप्टाइड हाइड्रोलिसिस होता है तो जितने भी अमीनो एसिड है वो सारे सारे सेपरेट हो जाते हैं, और आपको जो एन टर्मिनल का अमीनो एसिड है वो डाइनाइट्रोबेंजीन के डेरिवेटिव की फॉर्म में मिल जाता है। अब इससे क्या हुआ, इससे आपको मिक्सचर मिला है बहुत सारे अमीनो एसिड का। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पहले एन टर्मिनल अमीनो एसिड का तो पता लग गया कौन सा है, उसके बाद सीक्वेंसिंग क्या है ये आपको पता नहीं लगा। तो जो ये मेथड, इसकी लिमिटेशन यही है कि आप सिर्फ एन टर्मिनल के पहले अमीनो एसिड का पता लगा पाते हो, बाकी आपका जो प्रोटीन है, पेप्टाइड है, वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। इससे जो एडवांस मेथड है वो है एडमंड डिग्रेडेशन मेथड। एडमंड डिग्रेडेशन मेथड में क्या है कि फिनाइल आइसोथायोसाइनेट को जब रिएक्ट करवाया जाता है पेप्टाइड से, तो नाइट्रोजन जो है एन टर्मिनल का वो अटैक करता है किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, और जो डबल बॉन्ड है वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाता है। अब जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन आए वो प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करते हैं और NH बन जाता है। अब यहां से क्या हो गया, NH फिनाइल बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है, NH, कार्बन, कार्बन के साथ पेप्टाइड चेन वाला N और आगे, और डबल बॉन्ड सल्फर। यहां से ये जो मॉलिक्यूल आपको मिला है डबल बॉन्ड सल्फर और N और पेप्टाइड चेन आगे। अब इसके अंदर क्या होता है, हीट करने पे जो डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर है, ये अटैक करता है नियरेस्ट
कार्बोनिल कार्बन रिपेयर। जब ये नियरेस्ट कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है तो क्या होता है, ये एक रिंग फॉर्मेशन करता है। जैसे ही बच्चों ये रिंग फॉर्मेशन होगी, यहां से क्या होगा, 5 मेंबर रिंग बनी है। अब 5 मेंबर रिंग में रीअरेंजमेंट होके जो पेप्टाइड चेन है, जो बची पेप्टाइड चेन है NH के साथ, वो तो यहां से ब्रेक डाउन कर जाएगी, पेप्टाइड हमें अलग से मिल जाएगा, और जो पहला अमीनो एसिड है वो इस रिंग फॉर्मेशन में कंज्यूम हो गया। अब ये क्या करता है, फर्दर रीअरेंज होता है हीट करने पे और हाइड्रेंटोइन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। अब हाइड्रेंटोइन में इस सल्फर की जगह पे क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, लेकिन आपका यहाँ पे सल्फर आ रहा है तो इसको क्या बोलोगे, थायोहाइड्रेंटोइन, और इसका फिनाइल ग्रुप अटैच है तो क्या बोलोगे, फिनाइल थायोहाइड्रेंटोइन। अब फिनाइल थायोहाइड्रेंटोइन किसका बना है, पहले अमीनो एसिड का। यानी अगर आप इस स्ट्रक्चर को एग्जामाइन करो, इसके आर ग्रुप को एग्जामाइन करो, तो आपको पता लग जाएगा कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट था। ठीक है, और बाकी जो आपकी चेन है, बाकी चेन आपको कहां मिल जाएगी, अलग से मिल जाएगी प्रोटीन चेन। अगर आप इसका फर्दर से एडमिन डिग्रेडेशन करते हो, एडमिन रीजेंट से रिएक्शन करवाते हो, तो आप फिर अगले वाले अमीनो एसिड का पता लगा सकते हो। इस तरीके से आप पूरी पूरी चेन का पता लगा सकते हो। अब बात करते हैं सी टर्मिनल एनालिसिस। सी टर्मिनल एनालिसिस में क्या होता है कि आप सी टर्मिनल को पकड़ लो और वहां से पहला अमीनो एसिड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से एग्जामाइन करना स्टार्ट कर दो। इसके लिए एक मैकेनिज्म है हाइड्रोजिनोलिसिस। हाइड्रोजिनोलिसिस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन से हमारी पेप्टाइड चेन की रिएक्शन करवा देते हैं। पेप्टाइड चेन इससे रिएक्शन करके जहां जहां पे भी पेप्टाइड लिंकेज थी वहां तो क्या बन जाता है, हाइड्रोजाइड बन जाता है। और जिस टर्मिनल पे, यानी सी टर्मिनल पे जिसका कार्बोक्सिलिक एसिड फ्री था, जो पेप्टाइड लिंकेज बनाने में इन्वॉल्व नहीं था, वो क्या हो जाता है, एज ए अमीनो एसिड सेपरेट होता है। यानी बाकी सारों के तो हाइड्रोजाइड जो ब्लू कलर शो हो रहे हैं, और जो सी टर्मिनल है उसका अमीनो एसिड। तो यहां से आपको क्या पता लग जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सी टर्मिनल के एक अमीनो एसिड का तो पता लग जाएगा, और बाकी का आपको हाइड्रोजाइड का मिक्सचर मिलेगा। तो इसकी भी यही ड्रॉबैक है, ये भी क्या करता है, सिर्फ एक अमीनो एसिड को सी टर्मिनल वाले के बारे में बताता है। तो इसके लिए एक एडवांस मेथड है सिलेक्टिव हाइड्रोलिसिस या फिर एंजाइम हाइड्रोलिसिस। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हम अमीनो एसिड चेन को या फिर पेप्टाइड चेन को कार्बोक्सी पेप्टिडेज से रिएक्शन करवाते हैं। कार्बोक्सी पेप्टिडेज क्या करता है, सी टर्मिनल के अमीनो एसिड को ब्रेक करता है चेन से, और उसको तो अलग से हाइड्रोलाइज करवा देता है, और बाकी चेन अलग हो जाती है। जो बाकी चेन है वो तो एक अमीनो एसिड लेस पेप्टाइड चेन है, और एक सी टर्मिनल वाला अमीनो एसिड आपको अलग से मिल गया। उस सॉल्यूशन को एग्जामाइन करके आप एक अमीनो एसिड का पता लगा लोगे, और जो बाकी आपका मिक्सचर है उसके अंदर से आप क्या करोगे, जो लोअर पेप्टाइड हो गया, एक अमीनो एसिड तो कम हो गया, जो लोअर पेप्टाइड है उसको फिर से एनालाइज करो। जितनी बार आप रिपीट करोगे उतनी बार आपका सी टर्मिनल का एक एक अमीनो एसिड आपको पता लगता जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा कि भाई कैसे कैसे सीक्वेंसिंग होगी अमीनो एसिड की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो सीक्वेंस है वो स्पेस में हेलिक्स बना रहा है या फिर बीटा प्लेटेड शीट बना रहा है, किस तरीके से अरेंज है, मेनली तो यही है दो, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। तो हम बात करते हैं अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर की। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो अमीनो एसिड्स की चेन है, पेप्टाइड चेन है, वो सेपरिंग लाइक या फिर हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है, और जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो राइट हैंडेड होता है। अब जो हेलिकल स्ट्रक्चर है अगर उसको हम ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे क्या बना रखा है, जो हेलिकल फॉर्म है उसको तो पर्पल कलर से, और जो अल्फा कार्बन है उसके ऊपर जो भी है उनको रेड कलर से शो कर रखा है। अब ये किस तरीके से कोइल अप होता है कि दो अमीनो एसिड, कंजुगेटिव अमीनो एसिड के बीच का जो गैप होता है लगभग 0.15 नैनोमीटर होता है, या कहूं मैं 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है। और एक पूरी कोइल में, यानी एक कोइल यहां से स्टार्ट हो रही है, पूरी कोइल यहां तक नीचे तक आएगी, तो लगभग 3.6 अमीनो एसिड यूनिट उसके अंदर यूज होंगी। पहला अमीनो एसिड एक पूरी कोइल में से, ये मान लिया पहला अमीनो एसिड में पकड़ूं, तो वो क्या करता है, पांचवें अमीनो एसिड के पहले का CO पांचवें के NH से क्या करता है, H बॉन्डिंग करता है। यानी जो अल्फा हेलिक्स बना है वो किस वजह से स्टेबल है, पहले हेलिकल फॉर्म का दूसरे हेलिकल फॉर्म के साथ H बॉन्डिंग है। वो जो H बॉन्डिंग है, उस H बॉन्डिंग की वजह से अल्फा हेलिक्स स्टेबल हो पाता है। अब एक अल्फा कार्बन से 100 डिग्री की रोटेशन होती है, यानी कि जो हेलिक्स है वहां पे हर बार कितना होता है, 100 डिग्री पर रेजिड्यू क्या होता है, रोटेट होता जाता है। अगर आप टॉप व्यू से देखो, जो यहाँ पे मैंने शो कर रखा है, सेपरिंग ऐसे है, उसके ऊपर से देखो, आप ऊपर से देखने पे आपको क्या दिखेगा कि
यहाँ जिस तरह अलग अलग क्या होते हैं, पूरी कोयल के अंदर तो आपको क्या दिखेंगे, अल्फा कार्बन, और उसके बाहर आर ग्रुप आपको निकले दिखाई देंगे। दूसरा है स्ट्रक्चर बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है। प्लेनर स्ट्रक्चर कैसे, कि आपके पास एक चेन है, दूसरी चेन है, तीसरी चेन है, सारी एक ही प्लेन में हो और आपस में क्या करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करें। एक चेन का CO दूसरे चेन के NH के साथ H बॉन्डिंग करे, एक का NH दूसरे के CO के साथ H बॉन्डिंग करे, तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, एक दूसरे से H बॉन्डिंग करके उसको स्टेबल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बीटा प्लेटेड शीट। इसमें दो तरीके की फॉर्म होती हैं, एक होता है पैरेलल, जब पहली चेन का एन टर्मिनल दूसरी चेन का एन टर्मिनल साथ साथ चलते हैं, एन टर्मिनल से सी टर्मिनल उस साइड जा रहा है, एन टर्मिनल से सी टर्मिनल दूसरी साइड जा रहा है, जैसे यहां पे शो हो रहा है, एन टर्मिनल से सी टर्मिनल नीचे की तरफ, एन टर्मिनल से सी टर्मिनल नीचे की तरफ, और यहां पे क्या होता है, एक चेन दूसरी चेन से एच बॉन्डिंग कर रही है, CO और NH। ये क्या हो गया, पैरेलल जब आपकी अमीनो एसिड चेन है, पैरेलल जो है आपकी पेप्टाइड चेन है। दूसरा है एंटी पैरेलल, यानी N2C ये और N2C नीचे से ऊपर, तो क्या होगी, दोनों चेन क्या है, एंटी पैरेलल जा रही हैं, लेकिन इनके बीच में क्या है, एच बॉन्डिंग है, तो ये क्या है, एक प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, प्लेनर स्ट्रक्चर बना रही है। तो ये था बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स के बारे में, जैसे फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, सिंपल, कॉन्जुगेटेड और ड्राइव्ड प्रोटीन के बारे में, और हमने बात की प्राइमरी स्ट्रक्चर की, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की।